स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है। ग्वांग को दिखाया जाता है जिसने उनके अंडों को फोड़ दिया था। ग्वांग अपने बड़े भाई को रोकने के लिए भागता है, लेकिन ग्वांग अपनी स्टिक को उसकी तरफ कर देता है और उसे कहने लगता है म्योंग तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम पीछे रहो, यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये सुनते ही उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अपने मन में कहने लगता है आखिर यह क्रेजी बास्टर्ड, यहाँ तक कि मेरे ऊपर लानत है, मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लाने के अलावा ड्यून को दिखाया जाता है जिसकी कुटाई अच्छे से चल रही होती है। अपने मन में कहने लगता है आखिर कैसे कैसे ऐसा हो सकता है। में संग हुआ को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही आकर ग्वांग को पकड़ती है और उससे कहने लगती है और आपने अभी अभी जो उसके अंडे को फोड़ा था उसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा है। इन ग्वांग जिसे कि काफी गुस्सा आ रहा होता है कहने लगता है मुझे छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन इतने में यून को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने घुटनों पर आ गया होता है और ग्वांग को अपना बड़ा भाई बोल देता है। साथ ही अपने मन में कह रहा होता है मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि संग हुआ ने उसे अभी तक रोक रखा है। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपने एटीट्यूड को साइड में रख देना चाहिए। इस दर पर अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो मैं जल्दी यहीं पर मारा जाऊंगा। इतना सोचने के बाद ग्वांग से कहने लगता है बड़े भाई मुझे इसके लिए माफ कर देना, मैं सच में गलत था। और साथ ही अपने मन में कहने लगता है मेरे ऊपर सच में लानत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसे अपना बड़ा भाई कह रहा हूँ। सुनते ही ग्वांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिर तुम इसके बारे में क्या सोच रहे थे, मैं कौन हूँ क्या तुम यह भी नहीं जानते, हमारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझसे इस तरह से बात करने की। जैसे ही इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह सब क्या है और अपने मन में कहता है वह काफी ज्यादा वियर्ड एक्टिंग कर रहा है। और उसे अपने ग्रैंडपा की वही बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ओंग ने इसके बारे में कहा है कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपना पूरा दिमाग खो दिया है, इसलिए उसके ऊपर इतना ज्यादा सख्त होना बंद करो, उसके साथ अपने बिहेवियर में थोड़ा सा सुधार लाओ। यून कहने लगता है मुझे इसके बारे में याद आ गया, ग्रैंडपा ने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तुरंत ही ग्वांग से कहने लगता है तुम दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हो। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांति छा जाती है। ग्वांग यून के पास आता है और अपने डंडे को नीचे काट कर हंसने लगता है। यून को वैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी हंसने लगता है। तो ग्वांग उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो, तुम अभी अपने सेंसेस में नहीं आए, मुझे तुम्हें और पीटना चाहिए। इसे सुनते ही यून की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ग्वांग उससे आगे कहने लगता है जल्दी से डॉग स्टाइल में खड़े हो जाओ। ग्वांग ने अपना डंडा ऊपर उठा लिया होता है और उससे कहने लगता है तुम्हें इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था, आखिर तुम किससे किस तरह से बात कर रहे थे। कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं था। ग्वांग आगे कहने लगता है मैं जो कह रहा हूँ मुझे लगता है कि तुम उसे एक मजाक की तरह ले रहे हो, तो जल्दी से डॉग स्टाइल में खड़े हो जाओ। इसे सुनते ही ग्वांग भी ऐसा ही करता है और अपनी पोजीशन लेकर खड़ा हो जाता है। ग्वांग उसे पूछने लगता है आखिर बताओ कितने हिट। यून कहने लगता है 5 हिट झेल लूंगा। ग्वांग इसे कहने लगता है चलो तो फिर 7 हिट में से पूरी तरह से खत्म करते हैं, तुम्हारे दिल में जो भी भड़ास है उसे अपने दिल के अंदर दबा लो। यून अपने मन में कह रहा होता है तुम्हें वह करना ही नहीं था जो कि मैं कह रहा हूँ, तो आखिर तुमने मुझसे पूछा ही क्यों। के बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि अपने डंडे के साथ सीधा ही यून के पिछवाड़े पर डंडे बरसाना चालू कर देता है, जो कि बड़ी मुश्किल से अपने दर्द को काबू में करके बैठा हुआ था। एकदम से उसकी जोरदार चीख निकल जाती है। के बाद सीन चेंज होकर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ गया होता है और कहने लगता है मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है, फिर वह लोगों को कुत्ते की तरह कैसे पीट सकता है। लेकिन चाहे मैंने उसे बड़ा भाई से बचने के लिए ही कहा हो, लेकिन मैंने उसे बड़ा भाई कहना शुरू कर दिया। यून अपने मन में याद करने लगता है आखिर कितने साल हो गए कि मैंने इसके बारे में कसम खा ली थी कि मैं उसे कभी भी अपना बड़ा भाई ने कहकर नहीं बुलाऊंगा। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा ही उसके पीछे भागता रहता था और उसे बड़ा भाई कहकर ही बुलाता था। समय पर वह एक जीनियस पर्सन था, कैसा व्यक्ति जिसका कि मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता था। लेकिन जब उसकी वजह से हमारा परिवार नीचे गिरने लगा, परिवार के सभी लोग दुखी रहते थे, तो मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। मुझे उसके ऊपर विश्वास था कि वह एक न एक दिन अपने होश में आ जाएगा, इसलिए मैं हमेशा ही उसका इंतजार करता रहा। लेकिन कई बार डिसअपॉइंटेड होने के बाद मैंने उसके ऊपर विश्वास करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मुझे इसके बारे में समझ में आ गया था कि वह अब कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन वह मुझे खुद पीटेगा। मुझे इसके ऊपर सचमुच विश्वास नहीं हो रहा। मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि उस लेवल पर जहाँ पर मैं उसके सामने खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने की मार्शल आर्ट सीखी थी, वह भी उससे नहीं बच सका। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने भी मार्शल आर्ट सीखी हो, लेकिन आखिर इतने कम समय में इतने हाई लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। भले ही जीनियस क्यों ना हो, लेकिन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही हमें म्योंग को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे पर आ गया होता है। तुरंत ही उसे अंदर आने के लिए कहता है। म्योंग को देखता है और उसे कहने लगता है आखिर तुम किस बात पर रो रहे हो। म्योंग कहने लगता है बड़े भाई मुझे इसके लिए माफ कर देना, मैं इतना ज्यादा मूर्ख था कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि आप इसके बारे में किस तरह से सोच रहे थे। सुनते ही उनको कुछ भी समझ में नहीं आता और पूछने लगता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। म्योंग कहने लगता है मैं आपको एक नई रोशनी के साथ देख रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता है। अपने बड़े भाई का हौसला बढ़ाने के लिए आप इस तरह से मार खाते रहे, आप चुपचाप बैठकर मार खाते रहे। इसे
सुनते ही अपने मन में कहने लगता है वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आगे कहने लगता है यहाँ तक कि आपने एक ही जगह पर कई बार चोट खाई लेकिन फिर भी आपने उफ तक ना बोला। उसे रोकने की कोशिश करने लगता है तुम्हें सबसे पहले मेरी बात सुन लेनी चाहिए। अंती म्योंग के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैंने उसे खुद को मारने दिया? क्या तुमने उसे अच्छी तरह से नहीं देखा था? म्योंग कहने लगता है हाँ बिल्कुल मैंने देखा था। कहने लगता है वह पूरी तरह से इम्पॉसिबल था, यहाँ तक कि मैं उसके पास भी नहीं पहुँच पाया। हमारे बीच का लेवल डिफरेंस वह काफी ज्यादा था। रोते हुए आगे कहने लगता है इससे भी जरूरी बात यह है आपने 2 बार अपने पैर पर चोट खाई थी, क्या आपका पैर पूरी तरह से ठीक है? मैंने उसे देखा, आपको बहुत ज्यादा चोट लग रही थी लेकिन फिर भी आप सारे दर्द को सहते रहे, यहाँ तक कि मेरी आंखों में भी आंसू निकल आए। इस पर कहने लगता है वह उसकी खुद की पावर थी और अपने आप में कहने लगता है वह एक रियल जीनियस है, हेवनली ग्रैंड अचीव का। तुरंत ही वहाँ से रोते हुए जाने लगता है और कहता है अपने भाई के रूप में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता, मैं इस तरह से शांत नहीं रहूंगा। इसे सुनकर फिर से उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। काफी गुस्से में पीछे मुड़ता है और कहने लगता है भारी आवाज में मैं तुम्हारा बदला लूंगा, बस तुम मेरे ऊपर यकीन रखना। जो कि उसे कह रहा होता है आखिर यह तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है यंग मास्टर यह तो कल से काफी ज्यादा अच्छा है। अंग जो की वहीं पर बैठी हुई थी कहने लगती है आप एक दूसरे को पीट रहे थे लेकिन दूसरा बस सिर्फ मार खाए जा रहा था। पहले तो मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी लेकिन बाद में मुझे सेकंड यंग मास्टर उसकी चिंता होने लगी। जो की पुशअप लगा रहा होता है अपने मन में कहने लगता है नहीं, कल मैंने जितनी भी हिट लगाई थी उन सभी में एक गलती थी ताकि मेरा स्टेमिना थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फिर भी मैं उन छोटे से अटैक को अच्छे से नहीं कर पाया। ये सच में इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि उस एक ड्रिंकर को हराने के लिए मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपनी आत्मा की वजह से। यॉम हैंग की बॉडी उसके साथ अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ। इसका मतलब है मेरी स्पिरिट, मेरी एनर्जी और मेरा मन तीनों इस बॉडी के हिसाब से कम नहीं कर पा रहे। एनर्जी और स्पिरिट के केस में मैं खुद इसमें एफर्ट लगाकर इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ लेकिन जब आती है बात माइंड की, मेरी स्पिरिट के लिए ब्योम हैंग की यादों को जानने का कोई भी तरीका नहीं है। और भी ज्यादा अच्छा होता अगर मैं उसकी यादों को जान लेता। इसके बाद संग हुआ जो की कह रही होती है यहाँ तक कि थर्ड यंग मास्टर वह भी आज सुबह आपके पास विजिट करने के लिए नहीं आए। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि आपने उसके सामने सेकंड यंग मास्टर को इतनी बुरी तरह से पीटा था? वह कहने लगता है मुझे इसके ऊपर यकीन है कि वह जल्दी यहाँ पर आएगा क्योंकि कल जो भी कुछ हुआ था वह उसे काफी ज्यादा खुश होगा। इसे सुनकर संग हुआ को कुछ समझ में नहीं आता तो योंग उसे आगे बताने लगता है योंग एक काफी अच्छा लड़का है। अपनी जिंदगी में जितने भी लोगों से मिला हूँ आज तक मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा जिसकी आंखें इतनी ज्यादा साफ हो। इसे सुनते ही संग हुआ कहने लगती है आप आखिर बहुत सारे लोगों से कब मिल लिए, यहाँ तक कि आप तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। वांग इस पर कहने लगता है मैंने किताबों में देखा था। संग हुआ जो कि कह रही होती है ऐसी बातें किताबों में भी जान सकते हैं। यह काफी ज्यादा फनी था लेकिन इतने में म्योंग दरवाजा खोलकर वहाँ पर आ जाता है। एकदम से दरवाजा खुलने की वजह से वांग और संग हुआ दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आता। म्योंग आते ही ग्वांग के ऊपर चिल्लाने लगता है। ग्वांग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है अभी तक तो मैं इसकी इतनी ज्यादा बड़ाई कर रहा था, आखिर एक ऐसा बच्चा जो कि इतना ज्यादा सरल है इस तरह का एक्ट क्यों कर रहा है। म्योंग ग्वांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है फिर तुम कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हो लेकिन ब्रदर को इतनी बुरी तरह से पीटने की? वह वही थे जो कि खुद से पीट रहे थे ना कि तुम उन्हें मार रहे थे। फिर भी तुमने बेशर्मों की तरह उनके एक ही जगह पर 2 बार अटैक किया। जो कि उसे समझा रहा होता है कि सबसे पहले उसे शांत हो जाना चाहिए लेकिन म्योंग जिसने की तुरंत ही अपनी वेपन्स को बाहर निकाल लिया था और उन्हें घुमाते हुए कहने लगता है तुम्हें इसके बारे में दिखाऊंगा आखिर लापरवाही से काम करने का नतीजा क्या हो सकता है। तुमने जो कुछ भी लेकिन ब्रदर के साथ किया तुम्हें उसका कई गुना बदला चुकाऊंगा। जैसे ही म्योंग को इस तरह से उस वेपन को घुमाते हुए देखता है तो अपने मन में कहने लगता है यह पहली बार है जब मैंने किसी व्यक्ति को इसका यूज करते हुए देखा है। मुझे इसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि म्योंग उसने इसे चलाना सीखा होगा। अच्छे से संग हुआ जो की कह रही होती है यंग मास्टर आखिर आप थर्ड यंग मास्टर उसके बारे में क्या करोगे? म्योंग जो की उसे बराबर घुमाए जा रहा होता है इतने में हमें दिखाया जाता है युन जो की उस जगह पर आ जाता है। अंत ही आकर म्योंग के सर पर एक टपली मारता है और उसे कहने लगता है तुम बेवकूफ, आजकल नैनचक्स उनका यूज कौन करता है? मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में कई बार बताया। यानों के अंदर जो भी नैनचक्स का यूज करते हैं उन्हें स्वॉर्ड के द्वारा मार दिया जाता है। जैसे ही संग हुआ सेकंड यंग मास्टर को देखती है तो कहने लगती है यहाँ तक कि सेकंड यंग मास्टर वह भी यहाँ पर आ गया। कोई भी मुझसे इसके बारे में मत कहना कि वह दोनों मिलकर ग्वांग के ऊपर अटैक करने वाले हैं। लेकिन सामने से युन को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग को ग्रिड करने लगता है और उससे कहता है आप ठीक हो, आपको रात को अच्छी नींद आई? इसे सुनते ही म्योंग और संगवा दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ग्वांग इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है तो मुझे लगता है कल जो भी हुआ उससे इसे होश आ गया है। और उन दोनों से कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों काफी अच्छे से सोए हो लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखें अभी तक सूजी हुई है। हंसते हुए कहने लगता है यह सब आपकी बदौलत है। आगे कहने
लगता है यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इस पर ग्वांग भी राजी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें यम चियोन को दिखाया जाता है, साथ ही उसके पीछे बिस्तर पर एक शख्स बैठा हुआ था। हमें युन और ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही उस जगह पर आ जाते हैं। ग्वांग जैसे ही शख्स को देखता है तो अपने मन में कहने लगता है यहाँ पर कोई है जो कि बिस्तर पर बैठा हुआ है। यह शख्स ग्वांग की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, मैंने इसके बारे में सुना कि तुम काफी ज्यादा व्यस्त हो। यह होता है इसका चाचा ब्योम गैंग। इसके बाद ग्वांग वह भी हमें जवाब देता है और अपने मन में कहने लगता है कल ब्योम गैंग वह मुझसे मिलने नहीं आए क्योंकि वह आ नहीं सकता था। फिर हेवनली ग्रैंड अच्छी फैमिली में किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। कहने का मतलब है यहाँ पर जिसे देखो वही बीमार सा लगता है। ब्योम गैंग तुरंत ही ग्वांग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है यह सच में काफी अच्छा है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खुश होऊंगा। ब्योम गैंग जिसने की ग्वांग के हाथों को तुरंत ही पकड़ लिया होता है, ग्वांग काफी सरप्राइज होकर उसी की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है उसका हाथ सच में काफी ज्यादा कमजोर है। ग्वांग उससे कहने लगता है मुझे खुशी हुई कि आप खुश हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने अपनी मेमोरीज को खो दिया है। जैसे ही उसकी आंखों में देखने लगता है ब्योम गैंग तुरंत ही अपने नजरों को दूसरी तरफ कर लेता है। ब्योम गैंग आगे कहने लगता है यह कोई बीमारी नहीं है कि यह एक दिमाग की बीमारी है जो कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। ग्वांग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों को अवॉइड कर लिया है, ब्योम हैंग से डर गया। ग्वांग आगे कहने लगता है मन की बीमारी, तो क्या यह सब हो सकता है युन की वजह से। इसे सुनते ही युन काफी ज्यादा घबरा जाता है। ब्योम गैंग इसे सुनकर कहने लगता है हाँ यह बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मैं काफी ज्यादा दुखी हो गया था, मैं कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगा था, लेकिन अगली बार अगर वह ऐसा कुछ भी करता है तो उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करना। इस पर ग्वांग वह भी हमें जवाब देता है। वहाँ से जाते हुए कहने लगता है मैं यहाँ से चलता हूँ, आप लोग अपनी बातचीत चालू रखो। जैसे ही ग्वांग बाहर आ जाता है इतने में उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है बड़े भाई क्या आप वापस अपने कमरे में जा रहे हो, क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा था तो सोचा कि दोनों साथ में चले। जिस पर ग्वांग वह भी हमें जवाब देता है। इसके बाद ग्वांग और युन को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए वहां से जा रहे होते हैं। ग्वांग वहां से जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ब्योम गैंग उससे मिलने के बाद मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की है हेवनली ग्रैंड अचीव फैमिली के अंदर जितनी भी बीमारी है वह सभी ब्योम हैंग से शुरू हुई है कि वह लड़का इसकी बॉडी में वह अभी खुद है, यहाँ तक कि उसके अंकल बात करते समय वह भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रहे थे। यह केवल ब्योम गैंग तक ही सीमित नहीं है, घर के जितने भी लोगों से मिला उन सभी ने बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन दिया था। फिर ब्योम हैंग उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे फांसी लगानी पड़ गई। अगर मुझे इसके बारे में पता लग जाए तो मैं इसकी यादों के बारे में जानने में भी कामयाब हो जाऊंगा। के बाद युन को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग को आवाज दे रहा होता है, लेकिन ग्वांग जो कि पूरी तरह से अपनी यादों में खोया हुआ था उससे पूछने लगता है बड़े भाई आप किस बारे में सोच रहे हो, आपका रिएक्शन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ग्वांग कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा। के बाद युन ग्वांग से कहने लगता है बड़े भाई आपको इसके बारे में याद है जब हम छोटे थे। तो ग्वांग कहता है मेरी यादें अभी भी धुंधली हैं, मुझे इसके बारे में अच्छे से याद नहीं है। युन कहने लगता है पहले जब कभी भी आप इस तरह से अपने ख्यालों में खो जाते थे तो आप हमेशा ही अचीव के अंदर रहते थे। अचीव का नाम सुनते ही ग्वांग को कुछ समझ में नहीं आता तो युन कहने लगता है हाँ यह बिल्कुल ऐसा ही है, मैं और म्योंग दोनों ही आपको उस जगह पर ढूंढने जाते थे, लेकिन आपके बदल जाने के बाद हमने आपको देखना थोड़ा सा कम कर दिया। तो आखिर अचीव उसे देखने की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ पर यह जिस अचीव की बात कर रहे हैं अचीव का मतलब है यह जगह जहाँ पर इनका सारा सामान रखा हुआ है, बुक्स से लेके वेपन्स तक सब। युन कहने लगता है मुझे लगता है इस तरह से हम और भी ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन इतने में ग्वांग चिल्लाते हुए कहने लगता है यह काफी ज्यादा अच्छा है, अचीव के अंदर मेरी मेमोरीज उनका कोई ना कोई सुराग मुझे मिल जाएगा। कहने के तुरंत बाद ही वहाँ से भागने लगता है। युन से थैंक यू करता है उसे उस सब के बारे में याद दिलाने के लिए। इसे सुनते ही युन को कुछ समझ में नहीं आता और उसके पूरे शरीर पर पसीने आ जाते हैं। में कहने लगता है बड़ा भाई ऐसा नहीं हो सकता। के बाद सीन चेंज होकर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। ब्योम चियोन जो कि कह रहा होता है तो तुम्हें इसके ऊपर विश्वास हो गया है ना, व्यक्तित्व एकदम से पूरी तरह से बदल गया, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है तुम भी इन सारी चीजों को छोड़ो और जल्दी से खड़े हो जाओ। गैंग इसे सुनते ही रोने लगता है और कहता है फादर मैं आखिरकार आसानी से सांस ले पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दिल के ऊपर से एक काफी भारी बोझ वह कम हो गया। इसके बारे में उम्मीद कर सकता हूँ कि ब्योम हैंग उसकी मेमोरीज उसे वापस कभी भी ना आए। लेकिन इतने में युन तुरंत ही दरवाजा खोलकर उनके पास आ जाता है। ब्योम चियोन से कहने लगता है ग्रैंडफादर यहाँ पर एक दुविधा है, बड़े भाई अपनी यादों के सुराग से खोजने के लिए अचीव के अंदर गए हैं। ये सुनते ही अंकल और ग्रैंडफादर दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहने लगते हैं अगर उसे उस जगह पर उसकी मेमोरीज वापस मिल जाती है
तो यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है, कोई अपने मन में सोच रहा होता है तो यह वह जगह है। मुझे लगता है ब्योम हैंग उसकी यादों का कोई ना कोई सुराग मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। वांग जो कि उस जगह पर आ गया होता है और अपने मन में कहने लगता है मैं सच में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेमोरीज को जानने के लिए फिर वह हर बार सुसाइड करने की कोशिश क्यों करता था। यह जगह ब्योम हैंग की प्राइवेट अचीव है, जहाँ पर वह अपना ज्यादातर समय बिताता था। इसके अलावा यहाँ पर उसका सारा सामान रखा हुआ है। वांग चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिर यहाँ पर कब से कोई भी नहीं आया, यहाँ पर तो पूरे में धूल जमी हुई है। में वांग उसका ध्यान एक बुक के ऊपर जाता है जो कि सेल के अंदर से थोड़ी सी निकली हुई थी। वांग तुरंत ही उस बुक को निकाल लेता है जिसके ऊपर विंटर लिखा हुआ था। वांग उसे पढ़ते हुए कहने लगता है क्योंकि इस बुक के ऊपर काफी धूल कम है और सभी चीजों के मुकाबले में, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में इस बुक को पढ़ा गया हो। इसे उल्टा रखने का कोई ना कोई मतलब तो होना चाहिए। वांग जैसे जैसे उस बुक के पन्नों को पलट रहा होता है इतने में उसके अंदर से कुछ पेपर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। वांग उन्हें उठाते हुए कहने लगता है आखिर यह क्या है। वांग उन्हें देखते हुए कहने लगता है यह तो किसी तरह के लेटर्स लग रहे हैं। ये भेजने की तारीख अलग अलग है लेकिन ऐसा लगता है वह सभी एक ही व्यक्ति ने भेजे हैं और जिसने इन्हें भेजा है उसका नाम जू यांग है। वांग अपने मन में सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है ब्योम हैंग वह किसी बाहरी व्यक्ति से बात करता हो जिसने की उसकी मदद की हो बॉडीज की स्प्रिट को आपस में चेंज करने में। वांग तुरंत ही उन लेटर्स को रख लेता है और कहने लगता है अभी मैं इन्हें रख लेता हूँ, बाद में धीरे धीरे पढ़ूंगा। वांग उस बुक को रखते हुए कहने लगता है क्या यहाँ पर कुछ और भी है जो कि मुझे देखना चाहिए। वांग जैसे ही उस बुक को उस सेल के अंदर रखता है तो हमें दिखाया जाता है वह सेल पूरी तरह से ग्वांग के ऊपर ही गिरने लगती है। ग्वांग भी इसे देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है आखिर यह क्या हो रहा है। ग्वांग तुरंत ही अपने चेहरे को बचाने की कोशिश में लग जाता है लेकिन अगले ही फल दिखाया जाता है। वह बुक सेल जो कि नीचे गिर गई होती है लेकिन ग्वांग को इससे कुछ भी नहीं हुआ था। ग्वांग इसे देखते ही कहने लगता है यह तो एक इल्यूजन था। ग्वांग उस बुक की तरफ देखता है और कहने लगता है इस बुक को सही डायरेक्शन में रखने की वजह से मुझे लगता है ट्रैप स्टार्ट हो गया। ग्वांग जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो पूरी जगह एकदम से बदल गई होती है। ग्वांग इसे देखकर कहने लगता है क्या इसी की वजह से इस बुक का नाम विंटर रखा गया होगा। ग्वांग जो कि वहां से आगे चल देता है अपने हाथों को घिसते हुए कहने लगता है यह इल्यूजन सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, यहाँ तक कि मुझे तो ठंड भी लगने लगी। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी मेरे हाथ पूरी तरह से बर्फ में जम जाएंगे। में ग्वांग को सामने से आवाज आती है, कोई कहता है होंग यहाँ पर सच में काफी ठंड है। यह होता है छोटा होंग जो कि एक तरफ देख रहा होता है। उसके सामने थी उसकी मदर जो कि उससे उसके हाथों को मांगने लगती है। के हाथों को देखते ही कहने लगती है तुम्हारे हाथ खींचने की वजह से कितने ज्यादा लाल हो गए हैं। मदर कहने लगती है कि मुझे लगता है सबसे पहले हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। होंग इस पर कहने लगता है यह सब कुछ ठीक है एक आदमी के लिए। तो उसकी मदर कहने लगती है क्या एक आदमी उसे ठंड महसूस नहीं होती? मुझे इसके बारे में मत बताओ, मैं इसके बारे में पहले से ही जानती। तुम कितने ज्यादा नाजुक हो। अंती अपने हाथ में ग्लव्स को बाहर निकाल लेती और कहने लगती इसलिए तुम्हें इन्हें ले लेना चाहिए। होंग उन्हें लेते हुए कहने लगता है लेकिन अगर आप मुझे इन्हें दे दोगे तो आपके हाथों में ठंड लग जाएगी। इस पर मदर कहने लगती है क्योंकि तुम यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते। अगर तुम नहीं चाहते कि मेरे हाथों में ठंड लग जाए तो जल्दी से अपना काम खत्म करो और जल्दी से यहाँ से चलो। मदर सामने की तरफ देखती है और कहने लगती है आखिर तुमने बर्फ के 3 पुतले क्यों बनाए हैं? होंग कहता है यह हमारी फैमिली है। होंग की मदर इस पर कहने लगती है यह काफी ज्यादा बढ़िया है, चलो एक बार तुम्हारे फादर उन्हें भी नहीं दिखाते हैं। की मदर तुरंत ही अपने हस्बैंड को आवाज देने लगती है जिसे होंग जो कि अपनी मदर को रोक रहा होता है। मदर इस तरह से फादर को मत बुलाइए। और हमें सबसे पीछे ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं को देख रहा होता है। इसके बाद ग्वांग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ग्वांग उन पुतलों की तरफ देखता है और कहने लगता है फैमिली हूँ, और अपने मन में कहने लगता है यह इसकी हैप्पी मेमोरीज हैं। ग्वांग जैसे ही आगे आता है तो कहने लगता है मैं तो एक डिफरेंट टाइम में आ गया। यहाँ पर बलून्स फ्लावर वे खिले हुए हैं। के बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है मैंने इसके बारे में सुना इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए चला आया। और ग्वांग को दिखाया जाता है वह भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। एक व्यक्ति को दिखाया जाता है यह होता है होंग का फादर जो कि अपनी वाइफ से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? पर मदर भी हमें जवाब देती है और कहने लगती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। काफी ज्यादा अच्छा लगता है प्लम ब्लॉसम को इस तरह से खिलते हुए देखना अपनी फैमिली के साथ। के अलावा स्प्रिंग भी जल्दी आने वाली है। मदर इसे सुनते ही कहने लगता है चलो स्प्रिंग में दोनों साथ में फ्लावर्स देखते हैं। इस पर मदर भी हमें जवाब देती है। इसके तुरंत बाद ही दोनों होंग को आवाज देने लगते हैं। इसके बाद हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि उनके पास पहुंच गया होता है। होंग की आंखों से बुरी तरह से आंसू निकल रहे होते हैं तो उसकी मदर उसे कहने
कहने लगती है, आखिर तुम किस बात पर रो रहे हो? होंग मेरे बच्चे, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, हम लोग हमेशा ही तुमसे प्यार करेंगे। वांग जो भी खुद भी उनकी तरफ ही देख रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांग को इसे देखकर कुछ ही समझ में नहीं आता, अपने आंसू की तरफ ही देखने लगता है। वांग को पूरी तरह से पता चल जाता है यह सभी ब्योम हैंग की मेमोरीज थी, के अलावा इस बॉडी के अंदर जो भी कुछ जब बचा हुआ था वह सभी जाग चुका है। मुझे लगता है अगर मैं इसी इल्यूजन को पूरा देखता हूँ तो मैं इसकी सारी यादों के बारे में जान लूंगा। वांग जैसे ही अपने सामने देखता है तो अपने सामने देखकर कहने लगता है कि मैं ये एकदम से कौन सी कंडीशन में पहुंच गया। ब्योम चियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर था, कह रहा होता है, आखिर तुम भी बेवजह ही चले गए। वांग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, मुझे इसके बारे में अब हल्का हल्का याद आ रहा है। यह घटना ब्योम हैंग की मदर के 10 दिनों बाद की है। इसके बारे में सोची, वह कुछ ही दिनों के अंदर इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया। ऐसा लगता है उसे अपने पत्नी के खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। साथ ही उसके सामने जो लेटर पड़ा हुआ था उसमें लिखा हुआ था, होंग इस सब के लिए हमें माफ कर देना। होंग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, तो इसी की वजह से होंग उसे पूरी तरह से अबेंडन कर दिया था। इतने में ग्वांग की नजर पीछे की तरफ जाती है। हमें पीछे दिखाया जाता है होंग उस जगह पर आ गया था। उसका अंकल की आते ही अपने फादर से पूछने लगता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? दोनों छोटे भाई भी होंग को आवाज देने लगते हैं, लेकिन होंग जिसकी शक्ल एकदम से पूरी तरह से बदल जाती है, होंग पूरी तरह से डिप्रेशन में पहुंच गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसे देखकर ग्वांग की आंखों से भी आंसू बंद नहीं होते। इसके बाद हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि प्लम ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। जैसे युन और ग्वांग दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। होंग अपने मदर फादर को याद करते हुए कहने लगता है, हम दोनों ने मुझसे इसके बारे में कहा था, हम तीनों मिलकर स्प्रिंग में प्लम ब्लॉसम को खिलते हुए देखेंगे, लेकिन प्लम ब्लॉसम वह पहले ही खिल चुके हैं, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है। लेकिन आप दोनों कहाँ पर हो? इसका मतलब यह है कि आप दोनों किसी और जगह पर प्लम ब्लॉसम इकट्ठे देख रहे हो मेरे अलावा। परंतु उसके हाथ में जो चाकू था उसे अपनी गर्दन की तरफ करते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही युन आकर उसे रोक देता है। उससे कहने लगता है, आखिर ये आप क्या करने वाले थे? ऐसा कुछ भी मत करो। के बाद हमें होंग को दिखाया जाता है युन जिसने कि उसे नीचे दबा लिया था। वांग युन से कहने लगता है, आखिर तुम इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? मैं बस उस जगह पर जाने वाला था जहाँ पर मुझे होना चाहिए। एकदम से सब कुछ पूरी तरह से टूट जाता है। वांग इस सभी को देखकर कहने लगता है, अब मुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है। के बाद दिखाया जाता है कोई ग्वांग को आवाज दे रहा होता है। ग्वांग जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। हमने हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे और वहीं पर खड़े हुए थे। ग्वांग तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। ग्वांग उन सभी से कहने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे काफी लंबा समय हो गया था बुक को पढ़ते पढ़ते, जिसकी वजह से मैं यहीं पर सो गया, लेकिन आप सभी लोग, मुझे लगता है आप भी यहाँ पर बुक पढ़ने के लिए आए हो। ग्वांग इसे सुनते ही कहने लगता है, बड़े भाई कितनी मजाक की बात है। लेकिन यन जो कि उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी, कहने लगता है, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित, क्योंकि आप बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ से ग्रैंडफादर जो कि ग्वांग से पूछने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? ग्वांग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, आखिर मुझे क्या ही होगा, मैं बस एक बर्फ के मैदान में गया था, वहाँ पर एक फॉर्मेशन थी जिसके अंदर मैं फंस गया। ग्रैंडफादर इसे सुनकर कहने लगता है, मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा, क्या तुम ठीक हो? ग्वांग अपने कपड़ों को ठीक करते हुए खड़ा होने लगता है और कहता है, कि मुझे क्या ही हुआ होगा, और सभी लोगों से कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी मेमोरीज में वापस आ गई है। इसे सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। ग्वांग तुरंत ही अपने सर को पकड़ लेता है और कहने लगता है, यह दुख रहा है, और उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जब भी मेमोरीज वापस आती है तो हमेशा इसी तरह से होता है ना? इसे सुनते ही सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। संग वह ग्वांग से कहने लगती है, मास्टर आपका मजाक कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। ग्वांग तुरंत ही सबसे पहले संग हुआ, उसके बाद म्योंग और युन, लास्ट में ग्रैंडफादर सभी को बताते हुए कहने लगता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब इस तरह से नीचे गिरना और भी ज्यादा नहीं करूंगा। सभी लोग जो कि ग्वांग की तरफ ही देख रहे होते हैं, एकदम से सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ग्रैंडफादर जो कि रोते हुए कहने लगता है, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। दूसरी तरफ से संग हुआ, उसकी हालत तो आप नीचे देख ही सकते हो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ग्वांग जो कि सोकर उठता है और अपने मन में कहने लगता है, ब्योम हैंग की यादों को याद करने के बाद पहली सुबह काफी ज्यादा ताजा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कई दिनों से लगातार सो रहा था। मुझे मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही है और मेरा दिमाग भी पूरी तरह से क्लियर है। तो मुझे लगता है कि अब समय
समय आ गया है उसे करने का। के बाद ग्वांग तुरंत ही खिड़की खोलता है। बाहर जो बॉडीगार्ड ग्वांग के ऊपर नजर बनाए रखे थे उनसे कहने लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं मेडिटेट करने वाला हूँ। जब तक मैं खुद यहाँ से बाहर ना आ जाऊँ तक तुम किसी को भी कमरे में मत आने देना। यहाँ तक कि यही बात मेरे ग्रैंडफादर उनके ऊपर भी लागू होती है। जिस पर खड़ा गार्ड वह भी हमें जवाब देता है। साथ ही ग्वांग उन्हें देखकर अपने मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि यह कोई अच्छा जवाब नहीं है, उन्हें अभी भी मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता है। ग्वांग तुरंत ही खिड़कियों को बंद कर देता है और कहने लगता है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं धीरे धीरे ही विश्वास बना सकता हूँ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी एनर्जी का सर्कुलेशन, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से होंग की यादों को प्राप्त कर चुका हूँ। तो इसकी वजह से मेरी स्पिरिट बॉडी में पूरी तरह से एडजस्ट हो गई है, मेरी एनर्जी कोर ओपन हो गई है और साथ ही मेरी इंटरनल एनर्जी उसने भी अपनी शेप लेना चालू कर दिया है। साथ ही जब मैं हैंग उसकी यादों के बारे में देख रहा था तो तब मुझे एक इम्पोर्टेंट बात भी पता चली। यम हैंग उसे सोल एक्सचेंजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह जानकारी उसकी मेमोरीज में कहीं भी नहीं थी। मैंने सारी मेमोरीज को देखा था। ये जो लेटर मिले थे जू यंग, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उसमें स्पिरिट एक्सचेंजिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ऐसा लगता है कि यह किसी और ने ही किया है। फिर ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर कोई बाहरी पार्टी का हाथ हो। ऐसा कुछ भी हुआ है तो उस व्यक्ति को पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा जिसने भी सब को किया है, लेकिन मुझे अपने ओरिजिनल लेवल उसके ऊपर जाने के लिए फोकस करना चाहिए। ऐसे भी यह कुछ ऐसा है जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, बस 5 साल में या फिर अधिक से अधिक 10 साल। उसके बाद मैं फिर से अपने ओरिजिनल लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लेक्सर और प्रीवियस हर्ब्स और साथ में मिथिकल क्रिएचर्स सब की हेल्प से हो सकता है और भी जल्दी मैं अपने ओरिजिनल लेवल पर पहुंच जाऊं। फॉर्चुनेटली मैं जिस जगह पर हूँ यह जगह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। हेवनली ग्रैंड अचीव, जिसे कि जाना जाता है एम्प्लीट्रेवल फोर्टिस के नाम से, पूरे जियानगो में का साइज इतना ज्यादा बड़ा है जैसे कि एक माउंटेन की दीवारों, इमारतों और यहाँ तक कि गलियों के अंदर भी बहुत सारे ट्रैप छिपाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप हैं, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऐसी जगह है जो कि इतनी ज्यादा सुरक्षित है। के अलावा मैं काफी अमीर परिवार से हूँ, क्योंकि इस परिवार की हिस्ट्री काफी ज्यादा लंबी रही है। इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ। मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। पर ब्योम हैंग उसे कुछ चीज चाहिए तो वह उसे कुछ भी खरीद कर दे सकते हैं, चाहे वह जिनसन या फिर फैंसी फ्लावर रूट ही क्यों ना हो। और यह दोनों चीजें यूज होती है कल्टीवेशन के लिए। मैं यहाँ पर जितनी भी चीज है उन सभी चीजों का यूज करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर हेवनली ग्रैंड अचीव का फर्स्ट सन ब्योम हैंग की तरह जीने का इरादा नहीं रखता। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं हमेशा ही हूँ ग्वांग रहूंगा, ना कि ब्योम हैंग। और हमें बाहर खिड़की के ग्रैंडफादर और अंकल के साथ साथ उसके दोनों भाइयों को भी दिखाया जाता है जो कि उसे ही देख रहे होते हैं। हम उन्हें महसूस कर लेता है और कहने लगता है, आखिर वह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद ब्योम चन जो कि कहने लगता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? फिर उसका चेहरा इतना ज्यादा साइन क्यों कर रहा है? ब्योम गैंग इस पर कहने लगता है, फादर मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मैं खुद भी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसकी स्किन जो कि अभी तक काफी ज्यादा रूखी और काली लग रही थी, लेकिन अब उसकी स्किन काफी ज्यादा गोरी लग रही है, चमकदार और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा है जैसे कि लड़कियों की होती है। म्योंग चन इसे सुनते ही कहने लगता है, यह काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना ज्यादा चिंतित महसूस क्यों कर रहा हूँ? इस पर अपने ग्रैंडपा उनसे टेलीपैथी के थ्रू कहने लगता है, आप कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में बात कर रहे हो। ग्रैंडपा वे भी टेलीपैथी के थ्रू से कहने लगता है, ओ तो क्या ऐसा है? इतने में हमें यून को दिखाया जाता है जो कि जोरदार चीख मारता है। इस पर देखकर ग्रैंडपा उसकी तरफ घूरने लगता है, हंसते हुए कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। इतने में हमें ग्वांग को दिखाया जाता है जिसके माथे के ऊपर एक लाइट चमकने लगती है। पहले ही पल ग्वांग खिड़की खोल देता है और उन सभी की तरफ देखने लगता है। तुरंत ही अपने अंकल और ग्रैंड उन दोनों को ग्रीट करने लगता है। चन ग्वान से पूछने लगता है, तुम बिना कुछ खाए पिए लगातार आधे घंटे से इस तरह से क्या ध्यान कर रहे थे? तो आखिर इसके बारे में कुछ हुआ क्या? इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, कल मेरी हालत देखने के बाद भी वह मेरे ऊपर अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक बार पहले ही विश्वासघात हो चुका है, तो उनका मेरे ऊपर इतनी जल्दी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुरंत ही अपने रूम में ही प्रैक्टिस करने लगता है, पर जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। अंगुल से कहने लगता है, ग्रैंडपा इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने अपनी सारी यादें फिर से पाली हैं। पर ग्रैंडपा कहने लगता है, तो इस तरह से है, मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज फिर से याद आ गई। अन्य बातों को सोचते ही व्योम च्योन पूरी तरह से सफेद बढ़ जाता है। अंग उन्हें मुस्कुराते
हुए देखने लगता है और उनसे कहता है मैं कल भी ऐसा ही था और मैं आज भी ऐसा ही हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ग्रैंडपा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ग्वांग से कहने लगते हैं क्या तुम सचमुच ठीक हो, तुम सचमुच ठीक हो गए। कहने के बाद चारों ही आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं। जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था उन्हें देख रहा होता है, अपने मन में कहने लगता है आखिर मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, मुझे भी उनके साथ मिलकर रोना चाहिए। ग्वांग उन सभी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है मैंने होंग की सारी पुरानी यादों को अचीव कर लिया है, मुझे इसके बारे में समझ में आ रहा है आखिर हेवनली ग्रैंड अचीव 3 ग्रेट अचीव क्यों कहा जाता है। कोई भी इसे एक ही नजर में देख सकता है। यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन डिप्लॉय की गई है। सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव बात तो यह है यहाँ पर जितने भी ट्रैप बिछाए हुए हैं मैं उन सब के बारे में जानता हूँ, मेरे दिमाग में पहले से ही उन सभी की इन्फॉर्मेशन है। और अपने मन में आगे कहने लगता है मैं इस नॉलेज और अपने तेज दिमाग का काफी अच्छे से यूज करूंगा। तुरंत ही अपनी ग्रैंडपा को आवाज देता है तो व्योम च्योन वह भी उसी की तरफ देखने लगता है और पूछता है आखिर क्या हुआ। अंग उनसे कहने लगता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो अंदर आ जाइए। और अपने मन में कहने लगता है हेवनली ग्रैंड अचीव इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि ब्योक हैंग की वजह से पूरी तरह से सड़ रही है। हेवनली ग्रैंड अचीव के भीतर सारी पुरानी सड़ी हुई जड़ों को उखाड़ने के लिए और साथ ही अपने ओरिजिनल लेवल को पाने के लिए मुझे जो चीज चाहिए वो है। के बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ तो अब मैं अपने शरीर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, की स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ। हम चौनी से सुनते ही कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छा है, एलेक्सर को लाने के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ वो सब कुछ करूंगा। अभी फिलहाल हमारे पास तिजोरी में माउंटेन जंक्शन और साथ में ट्यूबर फ्लैशी फ्लेवर पड़ा हुआ है, यह दोनों ही 1 सेंचुरी पुराने हैं। मुझे लगता है कि वे इतने ज्यादा बुरे भी नहीं होंगे। के बाद व्योम च्योन जो कि बाहर आ गया होता है और ग्वांग से कहने लगता है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगा और उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, साथ में कुछ अच्छे लोग भी। पर ग्वांग वह भी हाँ में जवाब देता है और उन दोनों भाइयों की तरफ देखता है और उनसे कहने लगता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनते ही दोनों हंसने लगते हैं। ग्वांग दोनों से कहता है वैसे भी यह काफी समय बढ़िया है, मुझे भी तुम दोनों से बात करनी थी। सुनते ही म्योंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि युन जो कि थोड़ा बहुत समझ चुका था पूछने लगता है आखिर ये किस बारे में है। सबसे पहले युन से कहने लगता है युन मैं चाहता हूँ ओनली ग्रैंड अचीव इसकी करंट सिचुएशन के बारे में चेक करो, एक एक चीज नोट करो, रिपोर्ट को मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर ना केवल बात कर रहा हूँ इंटरनल अफेयर्स की कि मैं यहाँ पर एक्सटर्नल बिजनेस उनकी भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी रेपुटेबल क्लैंस और सेक्ट है उन सभी के बारे में भी। यून इसे सुनते ही कहने लगता है इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, क्लैन मैनेजर वह पहले से ही इस सब के बारे में जानते हैं, आपको बस उनसे बात करने की जरूरत है। इसे सुनते ही ग्वांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। आगे बताता है वह अभी एक्सटर्नल बिजनेस की वजह से बाहर गए हैं, मुश्किल से 10 दिन में वापस आ जाएंगे तो तुम उनसे बात कर सकते हो। ग्वांग क्लैन मैनेजर के बारे में याद करते हुए कहने लगता है वाक डो क्लैन मैनेजर ब्योम हैंग को इसके बारे में याद है, वह एक ट्रस्टफुल व्यक्ति है, ने हेवनली ग्रैंड अचीव की उस समय पर मदद की जब यह नीचे गिर रहा था। ग्वांग यून की तरफ देखता है और अपने उन्हें कहने लगता है लेकिन यह कुछ ज्यादा ही है, यहाँ तक कि सेकंड सन हेवनली ग्रैंड अचीव उसको इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। के बाद यून जो कि ग्वांग से कहने लगता है अगर आप पूरी तरह से ठीक है तो मैं आपके साथ एक स्पार मैच करना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी दिन से कड़ी मेहनत कर रहे थे तो मैं भी देखना चाहूंगा आखिर आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अंग तुरंत ही यून से कहने लगता है जल्दी से जमीन पर आ जाओ, अपने डंडे को लेते हुए उसे पीटते हुए उसे कहने लगता है मुझे लगता है कि लगातार शराब पीने की वजह से तुम भूल गए हो आखिर तुम हो कौन। यून जिसके चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। अंग इससे कहने लगता है तुम खुद जाओगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सभी को इकट्ठा करो। कि हमें म्योंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो गई होती है। यून को इस तरह से पिटते हुए देख जो कि वहाँ से चल देता है, जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है मैं बड़ी मुश्किल से इतना ठीक हुआ था कि मैं चल फिर सकता हूँ। कि हमें ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि म्योंग को आवाज देता है और उससे कहने लगता है तुम पैथेटिक, जब तुम छोटे थे तुम्हारे अंदर फॉर्मेशंस का काफी अच्छा टैलेंट था। पर म्योंग भी हमें जवाब देता है। ग्वांग उससे पूछने लगता है फिर हमारे क्लैन स्टेट उसके अंदर टोटल कितनी फॉर्मेशन बनाई गई है। इसे सुनते ही म्योंग की हालत खराब हो जाती है। ग्वांग उससे कहता है मुझे इसके बारे में जल्दी बताओ। म्योंग जो कि इसे सुनते ही पूरी तरह से खेल जाता है, अपने मन में हड़बड़ाते हुए कहने लगता है यह कम से कम 100 के समथिंग होनी चाहिए। ग्वांग म्योंग को आवाज देता है तो म्योंग भी हाँ में जवाब देता है। ग्वांग उसे कहने लगता है जल्दी से जमीन पर आ जाओ। इसे सुनते ही तुरंत ही ग्वांग के पैरों में
पक जाता है और उसे कहने लगता है बस मुझे एक मौका दे दो, उसे जितना हो सकेगा मैं उससे भी ज्यादा अच्छा करूंगा। वांग उसे कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम चक्स को खेलने में कुछ ज्यादा ही बिजी थे, तो इसलिए जल्दी से ग्राउंड पर आ जाओ। वांग म्योंग को पीटते हुए उसे बताने लगता है यह टोटल 124 है, ना कि तुम सबसे ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए फिर तुम अपने इस तेज दिमाग का यूज कहाँ पर कर रहे थे। साइड में हमें संग हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है क्या अब मेरी बारी है। वांग उसे पीटना रोक देता है और उसे कहने लगता है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम इसके बारे में देख सकते हो आखिर तुम्हें किसकी मदद चाहिए। चाहता हूँ हमारे क्लैन के अंदर और बाहर जितने भी ट्रैप बिछाए हुए हैं तुम उन सभी की जांच करो। मैं सिर्फ यह नहीं देखना कि वह कितने हैं या फिर नहीं, मैं इसके अलावा यह भी देखना है कि वह सभी ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इस पर म्योंग वह भी रोते हुए हाँ में जवाब देता है। के बाद ग्वांग लास्ट में संग हुआ का नाम लेता है तो संग हुआ तुरंत ही अपने हाथ को तैयार करके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है यंग मास्टर मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ, मुझे बस इसके बारे में बताइए आखिर आप क्या कराना चाहते हो। इसके बाद सीन चेंज होकर एक टेबल पर एक ब्रूस पेपर को दिखाया जाता है। संग जो कि वहीं पर बैठा हुआ था संग हुआ से कहने लगता है इस ब्रूस को उठाओ और जो मैं तुमसे कहता हूँ वह लिखना चालू करो। इसे सुनकर संग हुआ को कुछ समझ में नहीं आता और कहने लगती है लेकिन आखिर मैं ही क्यों। वांग उसे कहने लगता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बताऊँ आखिर तुम्हें क्या करना है। इस पर संग हुआ कहने लगती है यह सही है। वांग संग हुआ को बताता है सबसे पहले सेंटेंस आई जू योंग। योंग का नाम सुनते ही संग हुआ वांग से कहने लगती है अगर यह लेटर आप सर योंग के लिए लिख रहे हो मुझे लगता है कि यह आपको ही लिखना चाहिए कि अगर लिखावट चेंज हो गई तो वह इस लेटर पर भरोसा नहीं करेंगे। वांग इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है मेरी भी तो लिखावट अलग है, पहले ही कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन मैंने जितनी बार भी कोशिश की मैं उसमें योम हैंग की तरह एक बार भी नहीं लिख पाया। देखने में तो कुछ वैसा ही लगता है लेकिन ध्यान से देखे तो यह काफी ज्यादा अलग लगता है। सी की लिखावट वह अंगूठे के निशान की तरह होती है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेकिन कोई भी सेम टू सेम नहीं लिख सकता। इससे पहले कि मैं इस लेटर को भेजूं मुझे लगता है इस सब की रिपोर्ट पैट्रियार्च को करनी चाहिए। इस तरह की चीजें और राइटिंग को समझने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं उससे लिखवा लूं। वांग उसे कहने लगता है क्या मैंने तुमसे इसके बारे में पहले ही नहीं कह दिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारी राइटिंग को चेक करना चाहता हूँ। वांग हुआ कुछ बोलने की कोशिश करती तो वांग उसे वहीं पर रोक देता है और उसे कहने लगता है यह लेटर यांग को हेवनली ग्रैंड अचीव में बुलाने का एक इन्विटेशन लेटर होगा। इसे सुनते ही संग हुआ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है क्या सचमुच, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है सर योंग को फिर से देख पाऊंगी, सब में काफी ज्यादा लॉयल और काफी ज्यादा बेस्ट है। वह जिस तरह की हरकतें कर रही होती है ग्वांग वह भी उसी की तरफ देख रहा होता है। वह तुरंत ही कहने लगती है सर मुझे इसके बारे में बताइए आखिर मुझे क्या लिखना है, काफी अच्छी सी राइटिंग में इसे पूरी तरह से फिनिश कर देती हूँ। ग्वांग इसे सुनकर अपने मन में कहने लगता है मुझे लगता है अगर सिर्फ दिखावे की बात है तो तुम ऐसा कह सकते हो, पर इन सभी लेटर्स के हिसाब से देखें चू योंग उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह प्रिट एक्सचेंजिंग के बारे में कुछ न कुछ जानती है। ब्योम होंग उसे काफी लंबे समय तक बात करती रही है जब वह अपने सही दिमाग में था, पर वह उन 2 पागलों के रहस्यों को जानती है तो वह उनके बारे में इतनी ज्यादा अच्छी बात नहीं कह पाएगी। इसके अलावा क्लैन मैनेजर वह भी 10 दिन में वापस आ जाएगा, काफी ज्यादा रेडिकुलस है। वह अपना समय खुद लेने की कोशिश कैसे कर सकता है। हेवनली ग्रैंड अचीव उनका पहला बेटा पूरी तरह से चेंज हो गया। एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों अभी तक इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते। एक शख्स जो कि आगे कहने लगता है सारी दुनिया बदल भी जाए लेकिन कभी भी सबसे बड़ा बेटा वह कभी भी नहीं बदलेगा, मुझे इसके बारे में यकीन है वह उसी तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि वह पहले करता था। मैंने उसका सपोर्ट किया, काफी लंबे समय से इसी चीज का वेट कर रहा था, काफी ज्यादा ऊब गया था क्योंकि मैंने काफी लंबा समय वेट कर लिया था तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन उसके हाथ में जो पोट होता है वह उसके हाथ से छूट जाता है और सीधा ही नीचे जाकर गिरता है। यह शख्स आगे कहने लगता है मुझे लगता है कि अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। के बाद सीन चेंज होकर हमें ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। ग्वांग की नाक के अंदर किसी तरह की बदबू घुस रही होती है, उसे सूंघते हुए कहने लगता है यह बदबू मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर यह किस तरह की बदबू है, फिर लंबा समय हो गया जब बहुत समय पहले मैंने ऐसी गंदी बदबू से महसूस किया था, उससे भी कहीं ज्यादा गंदी है, यहाँ तक कि उसकी भी तुलना इससे नहीं की जा सकती। बैड ब्रांच डिवाइन डॉग जो कि एक बेगर सेक्ट उसका एल्डर है, के अंदर से भी इसी तरह की बदबू आती थी। तुरंत ही खड़ा हो जाता है और अपने कहने लगता है मैं इस तरह से यहाँ पर बैठकर इस बदबू को नहीं सूंघ सकता।
मेरे पास 3 डिफेंसिव टेक्निक्स में से एक है। के बाद कहने लगता है प्रेशर पॉइंट शिफ्ट और अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है शिफ्टिंग प्रेशर पॉइंट। साथ ही अपने मन में कहने लगता है जब तक मैं प्रेशर पॉइंट शिफ्ट से मेंटेन करके रखूंगा मैं अपने अपोनेंट उसके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक करने में कामयाब हो पाऊंगा। इसकी वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। मैं अपने अपोनेंट के सामने उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर सकता हूँ। यह सोचना कि उसके प्रेशर पॉइंट वह तो पूरी तरह से ब्लॉक होंगे। आगे कहने लगता है अभी मैं सिर्फ इसे 15 मिनट के लिए ही मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं प्रेशर पॉइंट शिफ्ट से परफॉर्म कर सकता हूँ। के बाद ग्वांग तुरंत ही संग हुआ को आवाज देता है। वह भी तुरंत ही गेट खोलकर अंदर की तरफ आ जाती है। आते हुए पूछने लगती है क्या आपने मुझे बुलाया। ग्वांग उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, मुझे इसके बारे में बताओ, यह बदबू कहाँ से आ रही है। वह इस पर कहने लगती है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, अचानक से बदबू कहाँ से आने लगी, इसके अलावा हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। वह डरते हुए कहने लगती है अगर इस बदबू की वजह से मेरी स्किन जलने लगी तो क्या होगा। ग्वांग उसे कहने लगता है अपनी वकास पूरी तरह से बंद करो और जल्दी से बाहर चलो। के बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ गया होता है। यह दोनों आगे जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें साइड से आवाज आती है देखो आखिर तुमने यह क्या किया, आखिर तुम इस रिजल्ट की जिम्मेदारी कैसे लोगे। वांग भी उसी तरफ देखता है जहाँ पर युन म्योंग को डांट रहा होता है। वांग उनसे पूछने लगता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ। बताने लगता है म्योंग वह ईस्टर्न एंट्रेंस की ट्रैप फॉर्मेशन से रिपेयर करने की कोशिश में लगा हुआ था और अब देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वेंटिलेशन की वजह से उसके अंदर कुछ खराबी आ गई। म्योंग इस पर कहने लगता है इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ईस्टर्न गेट की फॉर्मेशन वह खराब हो गई है क्योंकि हमने पहले कभी भी ईस्टर्न गेट का यूज नहीं किया था, इसलिए मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इतने में म्योंग से कुछ गलती हो जाती है, उस फॉर्मेशन को ठीक करने की वजह से वह और भी ज्यादा खराब हो जाती है। म्योंग ग्वांग से कहने लगता है इसके बारे में तुम किसी से भी पूछ सकते हो, मेरे साथ वहाँ पर और भी लोग थे। म्योंग कहता है इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर झूठ बोलने का कोई भी कारण नहीं है। हालांकि वह थोड़ा सा नादान लगता है लेकिन उसने कभी भी आज तक झूठ नहीं बोला और वह ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं है। ग्वांग अपने मन में आके कहने लगता है इसके अलावा जब बात ट्रैप फॉर्मेशंस की आती है तो यह लड़का सच में काफी ज्यादा जीनियस है। अगर मैं इस बारे में कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो चीजें ज्यादा अलग नहीं होती। ग्वांग तुरंत ही म्योंग से कहता है तुम उस फॉर्मेशन के पास जाओ और उसकी अच्छी तरह से जांच करो। के अलावा युन से भी कहने लगता है कि तुम जाकर उसकी मदद करो। इसके बाद युन वह भी हाँ में जवाब देता है। ग्वांग तुरंत ही वहाँ से आगे की तरफ चला जाता है तो युन उससे पूछने लगता है लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो। ग्वांग कहने लगता है यहाँ पर और भी बहुत सारे बिजनेस है जिन्हें की मुझे अटेम्प्ट करना है। के बाद सीन चेंज होकर हमें पास ही के एक डाउनटाउन का सीन दिखाया जाता है। वांग अपने मन में कह रहा होता है मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि वहाँ पर बदबू थी, मैं सिर्फ जियांगो की अभी की सिचुएशन के बारे में और भी जानना चाहता हूँ और इसके अलावा यह भी मेरी मौत के बाद मुरी मेलाइंस आखिर वह अब किस तरह से कर रहे हैं। सामने की तरफ देखता है और कहने लगता है हालांकि मुझे यहाँ पर कोई भी फैमिलियर फेस नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जब ब्यूम होंग दूसरे क्लैन के लोगों से मिलना उसने स्टार्ट कर दी तब तक वह डिप्रेशन में जा चुका था, लेकिन यहाँ पर एक शख्स है जिसका चेहरा उसे अच्छे से याद है। के बाद ग्वांग वहाँ से आगे चल देता है और संग हुआ से कहने लगता है चलो यहाँ से आगे चलते हैं और एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। साथ ही अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगता है और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है ग्वांग और संग हुआ जो कि दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे। संग हुआ उसी बदबू के बारे में कहने लगती है यंग मास्टर क्या ऐसा हो सकता है किसी ने कोई ऐसा पौधा लगा दिया हो जो कि इतनी ज्यादा बदबू फैला रहा हो। ग्वांग इस पर कहता है मैं भी इसके बारे में नहीं जानता, हो सकता है बेगर सेक्ट का कोई व्यक्ति इस जगह में घुस आया हो। बेगर सेक्ट का नाम सुनते ही संग वह काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है आप बेगर सेक्ट के बारे में जानते हो। ग्वांग कहता है मैंने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा है। संग वह इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगती है हाँ वैसे भी तो वह बहुत सारी बुक्स को पढ़ते रहते हैं। ग्वांग जो कि उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, इतने में उसकी नजर दूसरी खिड़की में जाती है। खिड़की में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्हें देखकर कहने लगता है यह तो फ्लेम पवेलियन का जांग ये सेकंड सन है और यह दूसरा लड़का जीमेन क्लैन से थर्ड सन जीमेन हियोन है। लेकिन आखिर यह लड़की जो कि इनके बीच में बैठी हुई है मैं इसके बारे में नहीं जानता यह कौन है। वह ब्योम हैंग के इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन फिर भी वह लोग मेरे इतने ज्यादा करीब तो होने चाहिए कि मैं उनसे यानवू की सिचुएशन के बारे में पता लगा सकूं। वांग उसी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है लेकिन वह लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं वह देखने में मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं उन्हें एक दूसरे से बात करके अच्छा समय बिताने दूंगा। संग हुआ जो कि उसी की तरफ देख रही होती है और ग्वांग से कहने लगती है यंग मास्टर खाना ठंडा हो रहा है, आखिर आप
आपका ध्यान किस तरफ है। इतने में ग्वांग और संग हुआ दोनों का ही ध्यान पीछे की तरफ जाता है। हमें सामने एक शख्स को दिखाया जाता है क्योंकि एक वेटर के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसे कहने लगता है, क्या तुमने कटोरे के अंदर ध्यान से नहीं देखा था कि अंदर एक कीड़ा पड़ा हुआ है। यह मैनेजर वेटर जो भी था, यह लड़का जो कि सामने झुककर माफी मांग रहा होता है, कहने लगता है इस सब के लिए हमें माफ कर देना। मैंने स्टाफ को सब के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा था, शायद उनसे कोई चूक हो गई। इस गलती के लिए हम आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे और साथ ही आपको 3 बोतल वाइन भी दी जाएगी। इसे सुनकर यह शख्स कहने लगता है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कि खाना देने और वाइन से निपटाया जा सके। इस बात को सुनकर इस शख्स को कुछ समझ में नहीं आता तो ये शख्स अपना हाथ का इशारा करता है और कहने लगता है 10 नियान। मैं इन सारी चीजों को सुलटाऊंगा टोटल 10 नियान में। यह शख्स जो कि कहने जा रहा होता है 10 नियान बहुत ज्यादा है, लेकिन यह दूसरा शख्स तुरंत ही उसे चुप करते हुए उससे कहने लगता है, इससे मेरी बॉडी और मेरे दिमाग को काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है, इसलिए मुझे इस सब का कंपनसेशन चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पूरे रेस्टोरेंट को बंद कर दूं। उसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, इसके जैसे लोग हमेशा ही कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और संग हुआ को एक इशारा करता है। उसी तरफ से हमें इस शख्स को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल ली होती है और उसे कहने लगता है, मुझे लगता है अब मैंने अपना विचार पूरी तरह से बदल लिया। स्वॉर्ड को देखकर इस शख्स की पूरी तरह से फट जाती है। संग हुआ तुरंत ही उसके पास जाने लगती है, उस शख्स से रुकने के लिए कहती है। वह अपने हाथ में एक पोटली को आगे की तरफ करती है और उससे कहने लगती है, मुझे लगता है मच्छर सूप की वजह से आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए, इसलिए मेरे यंग मास्टर सब के बदले में आपको 10 नियान का भुगतान करना चाहते हैं। ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि आराम से खाना खा रहा होता है और कहने लगता है, अगर कोई मुझे खाना खाते समय डिस्टर्ब करे, मुझे इस चीज से सच में काफी ज्यादा नफरत है। वह उस शख्स की स्वॉर्ड को हटाते हुए उसे कहने लगती है, तो यहाँ पर हंगामा मत करो, मुझे लगता है कि इतना पैसा आपके लिए काफी होना चाहिए। शख्स का ध्यान भी ग्वांग की तरफ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, ओह, न केवल उसके कपड़े महंगे दिखते हैं बल्कि उसकी स्किन वह भी काफी ज्यादा गोरी है, वह थोड़ा सा कमजोर दिखता है, साथ ही उसके साथ में जो बॉडीगार्ड है वह भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, अगर वह स्ट्रॉन्ग होता तो वह कभी भी मुझे पैसे ऑफर नहीं करता। इसके बाद यह शख्स संग हुआ से कहने लगता है, 10 नियान मुझे नहीं लगता कि यह काफी होंगे, तुम्हें मुझे कम से कम 30 नियान देने चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा जेंटल हूँ। संग हुआ से सुनकर उससे कहने लगती है, ना केवल अपनी जगह जानते हो बल्कि काफी ज्यादा लालची भी हो रहे हो। सुनकर इस शख्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। संग हुआ को इशारा करते हुए उसे कहने लगता है, संग हुआ तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। संग हुआ तुरंत ही एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहने लगती है, मास्टर मैं भी इस चीज से सहमत करती हूँ। शख्स को इसे सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ से संग हुआ जिसने की सीधा उसके ऊपर अटैक कर दिया था, संग हुआ का हाथ सीधा जाकर उसकी गर्दन के नीचे लगता है। संग हुआ ने एक हाथ से उसकी स्वॉर्ड तो दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया था, इससे उस शख्स की एक जोरदार चीख निकल जाती है। साथ ही संग हुआ उसे दूर फेंक देती है। यह शख्स जो कि पीछे आ गया होता है कहने लगता है, एक मरे हुए मीट की तरह हो, ने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तुम इस चीज को जल्द ही रियलाइज कर लोगी। लेकिन दूसरी तरफ से संग हुआ को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही अपनी किक से उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति खिड़की तोड़कर सीधा नीचे की तरफ गिरने लगता है और सीधा जमीन में आकर गिरता है। के बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि संग हुआ से कहने लगता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, तो चलो यहाँ से चले। संग हुआ तुरंत ही उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाती है और उसे पैसों को देते हुए कहने लगती है, यह सभी हर जाना होगा, तुम्हारे इनमें जितना भी डैमेज हुआ है। इतना कहने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन संग हुआ जैसे ही वहां से नीचे की तरफ उतरती है तो सामने देखकर कुछ चौंक जाती है। उन्हें बाहर दिखाया जाता है ग्वांग के सामने कुछ और लोग आकर खड़े हो गए होते हैं। उनमें से सबसे आगे वाला कहने लगता है, मुझे सच में इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, ग्वांग ही सेक्ट से हमारा भाई नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, फिर उसके साथ ऐसा किसने किया। ग्वांग तुरंत ही संग हुआ की तरफ इशारा कर देता है उसने। संग हुआ इसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और अपने मन में कहने लगती, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन मैं अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकती, क्यों, मुझे उसकी एक बॉडीगार्ड उसका रोल भी तो निभाना है। वह तुरंत ही उस शख्स से कहने लगती है, तुम जो भी बोल रहे हो उसे सोच समझ के बोलो, आखिर तुम जानते भी हो वह है कौन। उन लोगों से आगे कहने लगती है, तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे साथ वाला व्यक्ति वह वही था जिसने की सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। मेरे यंग मास्टर उन्हें कुछ ज्यादा ही नीची नजरों से देख रहा था, यह सब उसी का रिजल्ट है। यह शख्स तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर देता है उनके लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से संग हुआ और बॉडीगार्ड वह भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो कि ऊपर से उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था जो कि रेस्टोरेंट के अंदर थे। वह लोग नीचे देखते हुए कहने लगते हैं, बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी का झगड़ा हो गया। लड़की जैसे ही ग्वांग को देखती है तो कहने लगती है, यह व्यक्ति तो ओनली ग्रैंड अचीव का यंग मास्टर है।